संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था जहां दुनिया की सुरक्षा के फैसले होते हैं, वहां भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। ये सिर्फ 2 साल की एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था में भारत की दावेदारी का ऐलान है। क्या दुनिया का नया भरोसा भारत बनने जा रहा है? क्या विश्व गुरु का विचार अब वैश्विक कूटनीति में आकार ले रहा है? और क्या यूएनएससी का ये चुनाव भारत की स्थायी सदस्यता की सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा? वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सार्थक योगदान देता रहा है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्द हैं, जो बताते हैं कि जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही हो, तब इतिहास सिर्फ ताकतवर देशों को नहीं, बल्कि शांति का रास्ता दिखाने वाले देशों को याद रखता है। आज एक तरफ मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ महाशक्तियों की जिद, लेकिन इन दोनों के बीच में एक आवाज ऐसी भी है जो युद्ध नहीं, समाधान की भाषा बोलती है, और वो आवाज है भारत की। और भारत के नए मिशन का नाम है शांति। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, जब भारत की असली लड़ाई यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए है, जहाँ वीटो पावर मिल सकती है, तो फिर भारत 2 साल की उस अस्थायी सीट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जिसमें कोई वीटो पावर नहीं होती? क्या ये सिर्फ एक चुनाव है, या इसके पीछे भारत की लंबी कूटनीतिक रणनीति छिपी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है और दुनिया की राजनीति में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य था दुनिया को फिर से बड़े युद्धों से बचाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां देश बातचीत के जरिए आपसी विवादों को सुलझा सके। इसी मकसद से बनाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाती है। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 देश इसके परमानेंट मेंबर हैं। ये 5 देश हैं अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देशों के पास सबसे ताकतवर अधिकार है वीटो पावर का। वीटो का मतलब है, अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव बाकी देशों के समर्थन से पास भी हो जाए, लेकिन इनमें से कोई एक देश उसका विरोध कर दे, तो वो प्रस्ताव रुक सकता है। यही वजह है कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में गिने जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है और इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इन देशों के पास वीटो पावर नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इनकी भूमिका छोटी होती है। गैर स्थायी सदस्य भी सुरक्षा परिषद की बैठकों में हिस्सा लेते हैं, प्रस्तावों पर वोट करते हैं, प्रतिबंध लगाने जैसे फैसलों में भाग लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर अपनी राय रखते हैं। यानी उनके पास फैसला रोकने की ताकत नहीं होती, लेकिन वैश्विक फैसलों की दिशा प्रभावित करने की क्षमता जरूर होती है। भारत के लिए ये सीट इतनी अहम क्यों है? दरअसल भारत लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना आज की दुनिया को सही तरीके से नहीं दिखाती, क्योंकि यूएनएससी की संरचना साल 1945 की दुनिया को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उस समय दुनिया में कुछ ही ताकतवर देश थे, लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत G20 का प्रमुख सदस्य है और खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज के तौर पर पेश करता है। इसके बावजूद भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। यही वजह है कि भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुधारों की मांग करता रहा है। भारत का कहना है कि अगर दुनिया बदल गई है, तो वैश्विक संस्थाओं को भी बदलना होगा। सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देशों का प्रभुत्व 21वीं सदी की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है, लेकिन स्थायी सदस्यता की राह इतनी आसान भी नहीं है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बदलाव चाहिए और उनके लिए मौजूदा स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। यही वजह है कि भारत अस्थायी सीट को भी एक रणनीतिक कदम के तौर पर देख रहा है, क्योंकि यूएनएससी के अंदर मौजूद रहना भारत को अपनी बात दुनिया के सामने रखने का सीधा मौका और मंच देता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं अस्थायी सदस्यता भारत की स्थायी सदस्यता की लंबी लड़ाई का एक हिस्सा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के इस अभियान को शांति फ्रेमवर्क के जरिए पेश किया है। शांति का मतलब है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी।
यानी नियमों, विश्वास और ईमानदारी के आधार पर दुनिया की समग्र प्रगति सुनिश्चित करना। भारत का संदेश साफ है, दुनिया को सिर्फ शक्ति के टकराव से नहीं बल्कि सहयोग, संवाद और भरोसे से आगे बढ़ना होगा। भारत खुद को ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो वैश्विक व्यवस्था में संतुलन बनाने की भूमिका निभा सकता है। भारत के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क उसका पुराना रिकॉर्ड है। भारत इससे पहले 8 बार यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य रह चुका है। सबसे हालिया कार्यकाल साल 2021 और 22 का था। इस दौरान भारत ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। भारत ने अगस्त 2021 और दिसंबर 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता की थी। इस दौरान भारत ने समुद्री सुरक्षा पर पहली बार उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कराई। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग, नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भारत ने यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी सीटीसी की अध्यक्षता भी की थी। इसके अलावा 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी की जिम्मेदारी भी भारत ने संभाली थी। भारत लगातार आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूती तौर पर रखता रहा है। लेकिन भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत जिस क्षेत्र को मानता है वो है यूएन पीस कीपिंग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से लगभग 3 लाख सैनिक और कर्मियों को करीब 50 शांति अभियानों में भेजा है। आज भी 4300 से ज्यादा भारतीय सैनिक अलग अलग यूएन पीस कीपिंग मिशंस में तैनात हैं। भारत का तर्क है उसने सिर्फ मंचों पर शांति की बात नहीं की बल्कि जमीन पर उतरकर संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने में योगदान दिया है। यही रिकॉर्ड भारत की यूएनएससी की सीट के लिए उसको मजबूत दावेदार बनाता है। भारत की दावेदारी सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स पर आधारित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी है। क्योंकि यूएनएससी की गैर स्थायी सीट भले ही सिर्फ 2 साल के लिए होती है, लेकिन इन 2 सालों की सबसे बड़ी सुरक्षा संस्था के केंद्र में एक देश को बैठने का मौका मिलता है। यही वो जगह है जहां भारत अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाना चाहता है। अगर भारत 2028-29 के लिए यूएनएससी का सदस्य चुना जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में कई बड़े मुद्दों पर सीधे फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। आज दुनिया जिन मुद्दों से जूझ रही है उनमें से कई ऐसे हैं जहां भारत अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, जैसे कि समुद्री सुरक्षा, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार के लिए समुद्री रास्तों पर निर्भर है। लाल सागर का संकट हो या हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियां, भारत लगातार समुद्री सुरक्षा को अहम मुद्दा बताता रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है आतंकवाद का। भारत लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि आतंकवाद को किसी भी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट कार्रवाई जरूरी है। तीसरा मुद्दा है तकनीक। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन जैसी तकनीकें युद्ध और सुरक्षा की परिभाषा को एकदम बदल रही है। भारत चाहता है कि इन क्षेत्रों में बनने वाले वैश्विक नियमों में उसकी भी अहम भूमिका हो। लेकिन भारत की इस कोशिश के पीछे सबसे बड़ा टारगेट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। भारत लगातार ये मांग करता रहा है कि यूएन सुरक्षा परिषद की संरचना को बदलना जाना चाहिए। भारत का तर्क है कि 1945 में बनी सुरक्षा परिषद आज की दुनिया का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भूमिका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन यूएनएससी की स्थायी सदस्यता अभी भी सिर्फ 5 देशों के पास है। भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार किया जाए, यानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और दूसरे विकासशील देशों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो यहाँ सवाल उठता है कि भारत को समर्थन कौन देगा। यूएनएससी की गैर स्थायी सीट का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में होता है। इस चुनाव में संयुक्त राष्ट्र के सभी मेंबर जो कंट्रीज हैं वो वोट करती हैं। भारत को उम्मीद है कि उसे ग्लोबल साउथ के देशों का समर्थन मिलेगा ही, यानी अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया पैसिफिक में मौजूद देश, लैटिन अमेरिकी देश, कैरेबियन और छोटे आइलैंड और डेवलपिंग नेशंस जो है वो, ये सब भारत की दावेदारी का समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत G4 का हिस्सा भी है। G4 में भारत के साथ जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। ये चारों देश लंबे समय से यूएनएससी में सुधार और स्थायी सदस्यता की विस्तार की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से उन देशों की लिस्ट जारी नहीं की है जो उसकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है वैश्विक राजनीति का बदलता समीकरण। आज दुनिया पहले की तरह 2 ध्रुवों में बटी हुई नहीं है।
एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ चाइना और रशिया जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। भारत इन सभी देशों के साथ अपने रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करता है। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि यूएनएससी में किसी एक गुट के साथ खड़े होने के बजाय संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। भारत की नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी पर आधारित रही है। भारत अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही रशिया के साथ भी अपने ऐतिहासिक संबंध बनाए हुए हैं। यही संतुलन यूएनएससी चुनाव में भारत की ताकत और चुनौती दोनों है। दूसरी चुनौती है क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। 2028-29 के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक समूह की सीट पर भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से है। यूएन महासभा में चुनाव के लिए भारत को पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। कूटनीति में सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था होना काफी नहीं होता, आपको छोटे छोटे देशों का भरोसा जीतना पड़ता है। यही कारण है कि भारत पिछले कुछ सालों से अफ्रीका और पैसिफिक जो आइलैंड कंट्रीज हैं और साथ ही डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भारत यूएनएससी की अस्थायी सीट जीत जाता है, तो इससे क्या स्थायी सदस्यता की राह यानी परमानेंट मेंबरशिप की राह आसान हो जाएगी? वैसे इसका जवाब सीधे तौर पर हाँ या नहीं में हम नहीं दे सकते, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप एक अलग और ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए यूएन चार्टर में बदलाव चाहिए और 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अहम होगी। लेकिन अस्थायी सदस्यता भारत को एक बड़ा फायदा जरूर देगी। ये भारत को ये दिखाने का मौका देगी कि वो सिर्फ एक दावेदार नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देने वाला जिम्मेदार देश है। यानी भारत दुनिया के सामने अपना रिकॉर्ड और अपनी क्षमता दोबारा साबित कर सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये सारी जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।